द्विगु समास। चलिए आज इसे एक कहानी से समझते हैं। एक ऐसी कहानी जो इसे हमेशा हमेशा के लिए यादगार बना देगी। अक्सर ऐसा होता है ना कि व्याकरण के नियम रटने पड़ते हैं और वो कितना मुश्किल लगता है। पर सोचिए, अगर इन्हीं नियमों को एक मजेदार कहानी में पिरो दिया जाए तो आज हम ठीक यही करने वाले हैं। द्विगु समास को इस तरह सीखेंगे कि फिर कभी भूलने का सवाल ही नहीं उठेगा। तो ये द्विगु समास है क्या आखिर? इसका फॉर्मूला ना बहुत ही सिंपल है। बस दो चीजें याद रखनी है। पहला हिस्सा वो हमेशा एक नंबर होगा, एक संख्या, और दूसरा हिस्सा वो एक ग्रुप, एक समूह को दिखाएगा। बस हो गया। जहां भी संख्या और समूहों का ये मेल दिखे, समझ लीजिए वो द्विगु समास है। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? द्विगु शब्द खुद ही इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। द्वि का मतलब है दो और गु का मतलब है गाय। तो द्विगु का अर्थ हुआ दो गायों का समूह। है ना कमाल की बात? नियम की शुरुआत ही खुद अपने उदाहरण से होती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं वो कहानी जो इन सारे नियमों को एक धागे में पिरो देगी। ये कहानी है एक यात्री की, और उसका सफर हमें संख्याओं और समूहों की एक अनोखी दुनिया में ले जाएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है दोपहर से, यानी दिन के 2 पहरों का समाहार। मौसम कौन सा था? चौमासा, मतलब 4 महीनों का समूह। और हमारा यात्री कहाँ जा रहा था? वो जा रहा था पंजाब की ओर, यानी 5 नदियों की धरती। देखिए, कहानी के शुरू होते ही हमें 3-3 उदाहरण मिल गए। यात्री का ये सफर कोई छोटा मोटा नहीं था। वो पूरे 1 सप्ताह तक चलता रहा, यानी 7 दिनों के समूह तक। वो बिना रुके अपनी मंजिल की ओर बढ़ता गया। 1 हफ्ते बाद यात्री ने थोड़ा सुस्ताने का सोचा। उसने अपनी चारपाई बिछाई, यानी 4 पैरों का समाहार, और अपना सामान टिका दिया एक त्रिपाड़ पर, मतलब 3 पैरों के समाहार पर। यहाँ भी देखिए, संख्या और समूह का मेल कितना साफ है। वहाँ आराम करते हुए जब यात्री ने अपने आसपास देखा तो वो पंच तत्व के बारे में सोचने लगा। मतलब वो 5 तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, जिनके समूह से ये सारी दुनिया बनी है। अब यात्री का सफर सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं रह गया था। अब ये एक खोज बन चुकी थी, ज्ञान की खोज और छिपे हुए खजानों की खोज। उसने ऊपर आसमान की तरफ देखकर सोचा कि ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है। ये त्रिलोक का समाहार है, मतलब 3 लोकों का घर। और इसे त्रिभुवन भी तो कहते हैं, यानी 3 भुवनों का समूह। रात के अंधेरे में जब उसने आसमान को निहारा तो उससे नवग्रह दिखे, यानी 9 ग्रहों का समूह। और साथ ही तारों का वो खास झुंड भी नजर आया, जिससे सप्तऋषि कहते हैं, मतलब 7 ऋषियों का समूह। ज्ञान की ये प्यास यात्री को खींचकर एक बहुत पुराने पुस्तकालय तक ले गई। वो जगह जैसे ज्ञान के खजाने से भरी पड़ी थी। अंदर उसे मिली अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों वाला एक महान ग्रंथ। फिर नजर पड़ी सतसई पर, जिसमें 700 दोहों का संग्रह है। और सिर्फ किताबें ही नहीं, उसने समय के बारे में भी पढ़ा, त्रिकाल के बारे में, यानी तीनों कालों का समाहार, और शताब्दी, यानी 100 सालों के समूह के बारे में। किताबों के इस समंदर के बीच यात्री को एक धूल भरा पुराना संदूक मिला, और जैसे ही उसने उसे खोला, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। तो क्या था उस संदूक में? उसमें रखी थी एक पुरानी अठन्नी, यानी 8 आनों का समूह। एक खास दवा थी, त्रिफला, जो 3 फलों का मिश्रण है। और तो और उसमें नवरत्न, यानी 9 रत्नों का समूह था। और साथ ही नवनिधि, यानी 9 निधियों का खजाना भी था। खजाने के ठीक नीचे संदूक में कुछ पुराने नक्शे भी रखे हुए थे, और उन नक्शों पर कुछ जानी पहचानी आकृतियां बनी थी। उन नक्शों पर बना था चतुर्भुज, यानी 4 भुजाओं वाली आकृति, और बना था त्रिकोण, यानी 3 कोनों वाली आकृति। अरे वाह, ये शब्द भी तो संख्या और समूह के ही मेल हैं। तो यहाँ आकर हमारी यात्री की कहानी पूरी होती है। चलिए अब इस कहानी से वापस उस सरल से नियम की तरफ लौटते हैं जो इस पूरे सफर में हर कदम पर हमारे साथ था। सोचिए, यात्री ने अपनी यात्रा में जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी पाया, चाहे वो दोपहर का समय हो, सोने के लिए चारपाई हो, या संदूक में मिले नवरत्न हो, उन सब में एक ही सिंपल सा सीक्रेट छुपा था। और वो रहस्य क्या था? अरे, वो तो इन 4 छोटे छोटे स्टेप्स में छिपा है। किसी भी शब्द को पहचानना है ना, तो बस खुद से ये सवाल कीजिए, पहला शब्द क्या है? क्या वो एक नंबर है? क्या पूरा शब्द मिलकर एक ग्रुप बना रहा है?
अगर इन सब का जवाब हाँ में है तो बधाई हो, वही तो है द्विगु समास। आखिरकार इस यात्री की पूरी कहानी हमें यही तो सिखाती है। पंजाब की 5 नदियों से लेकर नवरत्न के 9 रत्नों तक उसकी यात्रा का हर पड़ाव, हर एक चीज हमें संख्या और समूहों का वही एक सरल पैटर्न बार बार दिखा रही थी। और बस यही तो इस कहानी का जादू है। जब व्याकरण के नियम इस तरह कहानी से जुड़ जाते हैं ना, तो वो बोझ नहीं लगते, बल्कि एक मजेदार सफर बन जाते हैं। अब ये नियम रटने की चीज नहीं, बल्कि एक कहानी की तरह हमेशा याद रहेंगे।